नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स मिनट क्लासेज पर। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपसे हमारे टॉपिक शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे हमारे जो नए नए वीडियो आपको प्राप्त होंगे उनकी जानकारी मिल सके। बात करते हैं हमारे टॉपिक गुणनखंड से। गुणनखंड ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो कुछ गुणनखंड के बारे में अपन कुछ छोटी छोटी जानकारियां लेंगे पहले कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड भी होता है और इसके बाद में जैसे गुणनफल आते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। तो जैसे मैंने लिखा है कि गुणनखंड, तो गुणनखंड से इसी से हमें समझ में आ रहा है कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड मतलब गुणा कर करके अपन क्या करेंगे, इनका खंड कर देंगे या भाग कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे मैंने 12 लिखा, तो मैं इसका ऐसे कर सकता हूँ 2 × 2 × 3। मतलब मैंने छोटी छोटी संख्याओं में इनको, जो 12 है इसको छोटी छोटी संख्याओं में मैंने बांट दिया, तो ये क्या बन गए, इसके गुणनखंड बन गए। अब जैसे मैं मान लो कि 8 है, 8 का मैंने कर दिया 2 × 2 × 2, ये क्या हो गया, छोटी छोटी संख्याओं में ये टूट गए, तो ये क्या बन गए, इनके गुणनखंड बन गए। तो मैं इन सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जैसे गुणनखंड की बात करेंगे तो पहले आएगा गुणनफल। गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है। गुणनफल होता है कि छोटे छोटे खंडों को मिलाकर दो या दो से अधिक संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं को दो या दो से अधिक संख्याओं को आपस में गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, गुणनफल। हमें गुणनफल प्राप्त होगा। गुणनफल प्राप्त होगा। जैसे मान लो कि 2 × 3 × 4, तो मैंने 2 × 3 = 6, 6 × 24। ये छोटी छोटी संख्या ही थी, इनका गुणनफल, इनको गुणा किया तो क्या आ गया अपने पास, 24। तो ये तो 24 तो हो गया, तो क्या हो गया, ये तो हो गया अपने पास, क्या हो गया, गुणनफल। और जो ये 2 3 ये 4 है, वो क्या कहेंगे अपन, गुणनखंड। इनको क्या कहेंगे हम, गुणनखंड कहेंगे। तो जैसे हमें समझ में आ गया कि गुणनफल क्या होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं को आपस में गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, गुणनफल प्राप्त होगा। और जो ये छोटी छोटी संख्याएं जो अपन काम में लेंगे उनको क्या कहेंगे, गुणनखंड कहेंगे। ठीक है। तो देखो, अब गुणनखंड करने की कई विधियां होती हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे जैसे हमने पढ़ा था कि गुणनफल क्या होता है, कि गुणनफल होता है जो जो दो छोटी छोटी राशियां हैं उनको, दो या दो से अधिक छोटी छोटी राशियों को अपन गुणा करते हैं, तो जो गुणा करने के बाद जो अपने प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। अब लेंगे अपन गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, तो जो गुणनखंड होता है, गुणनफल होता है जो गुणनफल गुणनफल तथा गुणा की जाने वाली राशियां, गुणा की जाने वाली राशियां, गुणनफल तथा गुणा की जाने वाली राशियां क्या कहलाती हैं, गुणनखंड कहलाती है। जी, की जाने वाली राशियां गुणनखंड कहलाती है। ये तो यहाँ तक की जो गुणनफल की है और गुणनखंड की है, ये जो हमने बात कर ली है। अब आगे अपन जैसे देखते हैं कि एक सर्वसंभव गुणनखंड देखते हैं। क्या, सर्वसंभव गुणनखंड, सर्वसंभव गुणनखंड। जैसे मैंने लिखा सर्वसंभव गुणनखंड, तो सर्वसंभव गुणनखंड लिख रहा हूं, तो सर्वसंभव गुणनखंड से ही हमें पता चला कि सर्व यानी कि सभी, संभव यानी कि संभव, जिनकी जो भी गुणनखंड करेंगे, जितने संभव हो सकेंगे उतने गुणनखंड अपन करेंगे, उसे क्या कहेंगे, सर्वसंभव गुणनखंड। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 8 ले लिया मैंने एग्जांपल, 8 ले लिया, तो मैं जैसे इसका करूंगा, जैसे 1 हो गया, 2 का भी भाग जाता है इसमें, 3 का नहीं जाता, 4 का भी जाता है, 5 6 7 8, फिर 8 का जाता है। तो ये देखो, 1 2 4 8, ये जो 8 है इसके कितने का गुणनखंड हो गए, 1 2 4 8, ये क्या है, सर्वसंभव गुणनखंड है।
मतलब अपन है ना इनसे किसी किन्हीं से भी है ना दो दो का जोड़ा बना के या तीन का कैसे भी जोड़ा बनाने के बाद में अपन इसका गुणनखंड याद कर सकते हैं। तो ये जो गुणनखंड है इनको क्या बोलेंगे, सर्वसंभव गुणनखंड। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 16, जैसे मैंने 16 एग्जांपल ले लिया, इसका कर सकते हैं अपन, जैसे एक का भी जाएगा भाग, ठीक है, दो का भी जाता है, तीन का नहीं जाता है तो अपन तीन नहीं लेंगे, चार का जाता है, पांच का नहीं जाता, छह का नहीं जाता, सात, फिर आठ का जाता है ना। फिर आठ के बाद में इसमें भाग जाता है कितने का, 16 का, इसमें जाता है 16 का भाग। तो ये तो एक दो चार आठ 16, ये 16 के क्या हो गए, सर्वसंभव गुणनखंड हो गए। तो इस तरीके से अपन सर्वसंभव गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि जो भी संभव गुणनखंड है, जो भी अपन गुणनफल लेते हैं उनके जितने भी संभव गुणनखंड है उनको क्या कहेंगे, सर्वसंभव गुणनखंड कहेंगे अपन। अब जैसे आगे देखते हैं अपन कि जैसे गुणनखंड करने होते हैं अपन को, मान लो कि अपने पास है ना, जैसे कोई छोटी छोटी संख्याएं होती हैं, जैसे मैंने 8 ले लिया, छोटी संख्या 8 ले ली, तो 8 के तो मैं गुणनखंड कर सकता हूँ कैसे, मेरे को पता है कि दो को दो तीन बार मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो 8 के क्या आ जाएंगे, गुणनखंड निकल जाएंगे। लेकिन मान लो कि हमारे पास है ना 120 आ गया, ये मान लो कि हमारे पास 120 दे दिया और पूछ लिया गया कि इसके गुणनखंड कितने होंगे या कैसे करेंगे, तो अपन इसके ऐसे करेंगे ना कि दो गुना दो गुना दो चार कुछ भी करेंगे तो इनमें हमारी गलती होने की संभावना होती है। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए गुणनखंड ज्ञात करना, तो पहला है अपने पास, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि गुणनखंड गुणनखंड ज्ञात करना, ठीक है। तो देखो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक, कितने का ले लिया मैंने, 120 का कोई एग्जांपल ले लिया, 120 कोई संख्या ले ली, अपन को इसको क्या करना है, अपन को इसको गुणनखंड निकालने हैं। तो देखो अपन क्या करेंगे, 120 लिखा, ये गुणनखंड का ये जो साइन होता है ये गुणनखंड करने का ही साइन होता है, तो हम इस तरीके से अपन काम में लेंगे। अब गुणनखंड में क्या करेंगे, सबसे छोटी से छोटी संख्या का क्या देंगे, भाग देंगे। सबसे छोटी से छोटी संख्या यानी कि सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या, मान लो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या ना उसी का भाग देंगे। तो मान लो हम शुरुआत करते हैं किससे, दो से, सबसे छोटी संख्या दो है, अभाज्य संख्या दो ही होगी क्योंकि एक का तो सब में ही भाग जाता है, तो अपन ने दो ले लिया हमने। तो दो का भाग देंगे 120 में, तो कितना आएगा 60। फिर इसमें दो का भाग जाएगा, तो दो का भाग देंगे, कितना आएगा 30, ठीक है जी। अब देखो फिर 30 में दो का भाग देंगे, फिर कितना आएगा 15। अब दो का भाग 15 में जाता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अब इसमें भाग नहीं जाएगा तो अपन इससे थोड़ी बड़ी संख्या ले लेंगे, यानी कि दो से बड़ी संख्या कितनी ले लेंगे, तीन ले लेंगे, तो तीन का भाग दे देंगे, तीन पंजे 15, तीन पंजे 15 हो गया। अब इसमें तीन का नहीं जाता, चार का भी नहीं जाता, तो आगे कितने का देंगे अपन, पांच का देंगे। तो ये लो जी, पांच का दे दिया भाग हमने, ये लो जी। अब देखो 120 के गुणनखंड कितने आ गए, दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा पांच, ये है जो 120 के क्या हो गए, गुणनखंड हमने क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल और लेके बता देता हूं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 90, 90, ये कोई एग्जांपल ले लिया मैंने 90। अपन को है कि ये पूछ लिया गया कि आपको 90 के क्या करने हैं, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 90 के गुणनखंड ज्ञात करोगे तो वही काम करेंगे अपन, ये लिख लिया 90, ठीक है जी। अब ये कर लिया हमने, सबसे पहले किसी छोटी संख्या का भाग देंगे, तो सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे किसका, दो का भाग देंगे। हमने दो का भाग दिया कितनी बार गया, 45 बार, तो 45 का। अब इसमें दो का भाग नहीं जाता है, तो फिर दो से छोटी बड़ी संख्या कौन सी होगी, तीन होगी, तो तीन का भाग देंगे, तो हमने लिख दिया तीन। तीन का भाग देंगे, तो तीन का भाग देंगे कितना आ गया, 15 आ गया। अब देखो फिर इसमें तीन का भाग देंगे, कितना आ गया, तीन पंजे 15। फिर इसमें तीन चार का नहीं जाता, फिर किसका देंगे, पांच का, ये लो जी, आ गया जी। अब यहाँ पर एक बच गया, तो एक बचने के बाद इसको ज्यादा हल नहीं करते, फिर एक जो बच जाता है ना शेष फल, उसके बाद हल नहीं करते हैं इसको। तो ये देख लो कि 90 के जो गुणनखंड है वो कितने आ गए, दो गुणा तीन गुणा पांच, ये हमारे पास 90 के गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें। अब आगे बात करते हैं अपन, इसमें छोटी सी एक बात आती है बीच में, अभाज्य गुणनखंड, बात आती है अभाज्य गुणनखंड।
अभाज्य गुणनखंड की बात आती है। यानी कि जो भी अपन गुणनखंड प्राप्त करेंगे, मान लो कि कोई भी संख्या है उसकी गुणनखंड प्राप्त करेंगे, तो गुणनखंड प्राप्त करेंगे ना, तो उनमें जो भी संख्याएं होंगी छोटी से छोटी, वो सारी कौन सी होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो हम उनके कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। जैसे मान लो कि मैंने ना ये जो अपन ने लिया था कितने का, 90 का ही लिया था, तो इसमें देखो कितना आया था, 2 3 3 इंटू 5 आया था, 5 आया था। तो ये देखो 2 ये भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, और 5 भी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो 2 3 3 5 ये चारों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इन गुणनखंडों को क्या कहेंगे अपन, अभाज्य गुणनखंड। यानी कि जो संख्याएं, जो गुणनखंड अपन को प्राप्त होंगे वो कौन सी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। तो उन्हें क्या कहेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। तो ये देखो हमारे पास ये गुणनखंड की बातें, जो अंकों की जो हम गुणनखंड करते हैं उनकी तो बात हमारे पास हो चुकी है। अब इसके आगे हमारे पास है ना, जैसे बीजीय व्यंजकों के भी गुणनखंड आते हैं। तो देखो आगे अपन देखते हैं बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। बीजीय व्यंजकों के बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता देता हूं कि जब अपन बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड करेंगे तब गुणनखंड शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तब हम करेंगे इसकी जगह किसका प्रयोग करेंगे, अखंडनीय। किसका प्रयोग करेंगे, अखंडनीय। अखंडनीय का मतलब हो गया कि जिसका हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। यानी कि हमने अंकों का किया तब तो हमने गुणनखंड का प्रयोग कर लिया, लेकिन जब बीजीय व्यंजकों करेंगे तो गुणनखंड की जगह हम प्रयोग करेंगे किस शब्द का, अखंडनीय शब्द का प्रयोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे बीजीय व्यंजक होते हैं, अब सबसे पहले समस्या ये आ गई कि बीजीय व्यंजक होते क्या हैं। तो अपन बीजीय व्यंजक देखेंगे। जैसे कोई है, आपने देखा होगा कि जैसे कोई ऐसे लिखा होता है 5a, ठीक है, 5b, 7xy, ठीक है, 9x² आपने इस तरीके के कुछ देखे होंगे। तो इस तरीके इनको क्या बोलते हैं अपन, बीजीय व्यंजक होते हैं। बीजीय व्यंजक का मतलब हो गया कि ये जो अलग ही शाखा होती है बीजीय गणित, बीज गणित अलग शाखा होती है, उसमें चलती है बीजीय व्यंजक। तो देखो 5a 5b 7xy 9x²y, मतलब इसमें अंकों के साथ साथ a b c d हो गया, x y z हो गया, ये भी इसमें क्या आते हैं, काम में आते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो देखिए अपन बीजीय व्यंजक है तो हमने लिखा है कि बीजीय व्यंजकों के क्या करने हैं, अपन को गुणनखंड प्राप्त करने हैं। तो देखो बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड करने के लिए हमें अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनसे समझ में आएगा आपको कि कैसे होते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 9a²b। मैंने ये कोई एग्जांपल ले लिया कि 9a²b। तो आपको ये जो 9a²b है इसके क्या करने हैं, गुणनखंड प्राप्त करने हैं। तो गुणनखंड प्राप्त कैसे करेंगे, तो देखिए ये 9a² मैंने लिखा, तो देखो मैं 9 को लिख सकता हूँ ना कि 3 इंटू 3, मतलब 3 दिए 9, लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब देखो अब आगे आ गया a²b। अब देखो ये जो एक के ऊपर ये स्क्वायर लगा हुआ है a²b, इसका मतलब ये होता है कि a है जो अपने आप में अपने से कितनी बार गुणा है, 2 बार गुणा है। तो मैंने लिख दिया कितना, a गुणा a लिख दिया 2 बार गुणा। अब एक बार क्या है, ये b है, ये लो जी हमने क्या लिख दिया, b। तो हमारे पास 9a²b का क्या आ गया, गुणनखंड अखंडनीय रूप आ गया। जैसे 3 इंटू 3 a b, और ये क्या आ गया, इसके अखंडनीय रूप हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 7x²yz, ये मैंने कोई एग्जांपल ले लिया। तो देखिए अब इसमें जो 7 है ना, ये तो खुद ही अभाज्य है, तो इसका तो गुणनखंड होना ही नहीं है। तो अपन 7 को तो ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई ये x²। अब x² का मतलब क्या हो गया कि x अपने आप में कितनी बार गुणा है, 2 बार है। तो अपन ने हमने लिख दिया कितना, x 2 बार लिख दिया, ठीक है जी। अब देखिए अब इसके आगे y, तो हमने y लिख दिया, और ये है z, तो हमने क्या लिख दिया, z लिख दिया। तो ये 7x²yz, इसके अपन गुणनखंड या अखंडनीय रूप प्राप्त करेंगे, वो कैसे आ गया, 7x इंटू y इंटू z। इस प्रकार से हम बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड, ये तो क्या है कि हमने छोटे छोटे ले लिए, तो हमने इनका तो कर लिया, ठीक है जी। अब बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड की बात करेंगे, तो इनमें क्या होता है कि हम है ना बीजीय व्यंजकों के जब गुणनखंड करते हैं, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड, तो बीजीय व्यंजकों की गुणनखंड करने के लिए हमें, ये तो हमने जो छोटी छोटी जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनका हमने
प्राप्त इनने ज्ञात कर लिया है कि इस प्रकार से हम बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो हमने फॉर्मूले बेस में, जैसे हम बोलते हैं सर्व समीकरणों के अनुसार हम उनको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो वो सर्व समीकरणों के हल द्वारा ही हम उनको ज्ञात कर सकते हैं कि इनके गुणनखंड कैसे होंगे, है। तो मैं सबसे पहले ना आपको कुछ सर्व समीकरण बताता हूँ, फिर उसके बाद में हम आगे चलेंगे। जैसे सर्व समीकरण, कुछ सर्व समीकरण बताता हूँ मैं आपको, सर्व समीकरण, ठीक है जी। तो देखो सबसे पहले अपनी सर्व समीकरण अपन लेते हैं, छोटी से छोटी धीरे धीरे से शुरुआत करेंगे। जैसे हमने ले लिया, सबसे पहले ले लिया हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो आपने बहुत सुना होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको करना है। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस ये a और b है, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, a और b को भी साथ में कर दो, प्लस ये b का भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो अपने पास क्या प्राप्त हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या हो गया, प्राप्त हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा है कि हमने ये भी देखा है कि a यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे माइनस भी तो हो सकता है। तो हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर ले लिया जी। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ले लिया, तो अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर को भी अपन को खोलना आना चाहिए, तभी तो हम करेंगे। तो देखिए जी, हमने a स्क्वायर ले लिया, ये माइनस का चिन्ह ले लिया, ये 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, दूसरी सरसमीका हो गई। अब कुछ सरसमीकाएं और होती हैं, जैसे मैंने तीसरी सरसमीका लूंगा, मैं ले लेता हूँ जैसे a माइनस बी, यानी कि एक बार इसको माइनस कर दिया, एक बार इसको प्लस कर दिया, यानी कि एक बार माइनस के साथ ले लिया, एक बार प्लस के साथ ले लिया। तो देखिए अब इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए दोस्तों, अपन इन जो सरल समीकरण मैंने लिखी हैं उन सरल समीकरणों को हम सोल्व भी कर सकते हैं कि ये ही क्यों आया, इनको सोल्व कर सकते हैं। उनको हम आगे कोई नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता देंगे कि ये ही क्यों आया, ये भी आपको बता देंगे। तो इनसे पहले तो आप में यही पता होना चाहिए डायरेक्ट कि ये कैसे कैसे होती हैं और कैसे कैसे इनका मतलब जो प्रारूप होता है वो किस प्रकार का होता है, ठीक है जी। अब देखिए चौथा हम देखते हैं, हम देख लेते हैं x प्लस ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई किया, तो देखो ये आएगा कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखो तो x प्लस ए एक्स प्लस बी है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी, हमने ये ले लिया। आगे सब समीका है कौन सी हो गई, 1 2 3 4 5 सब समीका है। तो ये आ गया a प्लस बी का होल क्यूब। देखो हमने पहले स्क्वायर पढ़ लिया, अब क्यूब पढ़ेंगे। तो ये खुलेगा कैसे, a प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो हम ले लेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये कैसे खुलेगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से अपन इनको, ये जो सरल समीका है इनको क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। तो देखो a माइनस बी का होल क्यूब कैसे खुलेगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आपको यहाँ सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्लस है तो पहले वाले कोष्टक में प्लस और आगे वाले कोष्टक में माइनस। इसमें यहाँ माइनस है तो पहले वाले कोष्टक में माइनस, दूसरे वाले कोष्टक में प्लस, ये अपन को याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हिंट है। तो इस तरीके से ये कुछ सरल समीकरणें मैंने यहाँ पर लिखी है। ये सरल समीकरणें हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से ये सरल समीकरणें बनती हैं और किस तरीके से होती हैं, इनके आधार पर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए सरल समीकरणें यहाँ पे, तो मैं इनको साफ कर 3, चलो ये जो बीजीय व्यंजकों के मैंने आपको सरल समीकरणें बताई हैं, एक बार इनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे देखो पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको खोलेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका खोलेंगे कैसे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, और यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी किसका चिन्ह आना चाहिए, ऋणात्मक ही चिन्ह आना चाहिए। तो देखो अब है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, इनको लिखेंगे कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आता है जैसे x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी आ गया। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब है, ये कैसे आ गया, ये देखो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब
ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस और प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं। इसका मतलब हो गया कि दोनों पदों का क्या कर रखा है इन्होंने, स्क्वायर कर रखा है, और बीच में किसका ऋणात्मक चिन्ह दर्शा रखा है। इस तरीके से हम ये सर्वसमीकाएं हैं जिनको हमें कुछ ध्यान में रखना है। हम अपन इन सर्वसमीकाओं से रिलेटेड कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने ले लिया कोई पहली सर्वसमीका है ये, ठीक है जी। अब इसी से रिलेटेड अपन क्या ले लेते हैं, इसी से रिलेटेड क्या ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारी कोई a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इसमें जैसे मान लो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 लिख दिया मैंने, ये कोई मैंने एग्जांपल ले लिया। इस तरीके से आपको कोई बीजीय व्यंजक मिलेगा। अब इसको अपन को क्या करना है, इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब देखो कर लो ऐसे गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड तो कर नहीं सकते, इसके 8 को इसके 2 कर लिया, ऐसे गुणनखंड इसके होंगे नहीं, तो अपन को इसके गुणनखंड प्राप्त करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए मैं x को क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना x का स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट में डाल के लिख सकता हूँ। फिर मैंने यहाँ पर देखा कि जो 16 है मैं इसको भी लिख सकता हूँ, 4 का क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं लिख सकता हूँ। फिर मैंने देखा कि जो ये सर्वसमीका है इसके अनुसार जैसे a है कितना है x है, मैंने देख लिया, गुणा b कितना है 4 है, मैंने देख लिया, और यहाँ पर पहले क्या लग रहा है 2 लग रहा है, ठीक है। तो इसके अनुसार कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 4 है कि 4 में 8x हो गया, प्लस ये कितना हो गया 16। अब मेरे को देखो इसमें एक की जगह कितना है x, b की जगह कितना है 4, देखो a की जगह x, b की जगह 4 और 2 है, मतलब एज इट इज ऐसे का ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसका तो x ले लिया और इसका कितना ले लिया, इसका 4 ले लिया, x प्लस 4 का क्या हो गया होल स्क्वायर, ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया, ये इसका क्या आ गया गुणनखंड आ गया। हम इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, x प्लस 4 और x प्लस 4, ये इसका क्या हो गया गुणनखंड। अपन जान x प्लस 4 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं x प्लस 4 और x प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है कि कोई भी राशि अपने आप से कितनी बार गुना है 2 बार। तो लिख लिया हमने x प्लस 4। इस तरीके से अपन सर्वसमीका का उपयोग करके सर्वसमीका की सहायता से ये गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, कोई छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेंगे अपन, 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9, ये हमने कोई एग्जांपल ले लिया। अब देखिए अब मैं इसके सर्वसमीका है ना थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ सर्वसमीका, जैसे यहाँ पर प्लस है तो मैं यहाँ पर माइनस ले लेता हूँ, और मैंने बताया था कि अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर भी कितना होगा माइनस, और सारा का सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। तो देखते हैं, अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसका दिमाग में चल रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैंने पढ़ा है कि यहाँ पर ये है स्क्वायर वाला बन रहा है, यहाँ पर माइनस है, तो मेरे को सर्वसमीका ये नजर आ गई। तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, देखो तो ये 4 है, इसको मैं लिखता हूँ 2, और ये y को लिखता हूँ, इसको ब्रैकेट में लिख सकता हूँ स्क्वायर, क्यों कि 2 दूनी 4 और y का स्क्वायर अपन को ये का ये प्राप्त हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख लिया। फिर मैंने यहाँ पर देखा 9 को देखा, तो मैंने ये भी देख लिया कि इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया। फिर मेरे दिमाग में चला कि यहाँ पर 2 होता है और a का मतलब होता है 2y, और यहाँ पर कितना होता है 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, वही सेम वैसा का वैसा आ गया। अब देखो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि यार ये सर्वसमीका तो कौन सी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका है। तो मैं तो वो सर्वसमीका लगा दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे a की जगह कितना है 2y, और ये माइनस का चिन्ह है, b की जगह कितना है 3, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। इस तरीके से हमने ये क्या कर दिया, इसके गुणनखंड प्राप्त कर लिए। देखिए इस तरीके से अपन गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए आगे एक और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जो एक और ली थी वो ये थी कि ये जो a प्लस बी होता है और इसको a माइनस बी होता है, इन दोनों को गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त होता है। तो अपन क्या करेंगे, अब इसका भी एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो देखो एक एग्जांपल लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। तो मैं देखना, अब मेरे को देखते ही पता चल रहा है कि मैं x को क्या कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर, 16 को क्या लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, देखो लिख दिया। अब देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर बन रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक बार जोड़ दूंगा और एक बार घटा दूंगा,
क्योंकि ये जो सर्वसमिका है वो इस तरीके की बनी हुई दिखाई दे रही है मेरे को, तो मैं एक बार इसको जोड़ूंगा और एक बार इसको बढ़ा दूंगा, इस तरीके से इसके क्या आ गए ये गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो दोस्तों इसी प्रकार से अपन सर्वसमिकाओं का प्रयोग करके गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इन जो जितना मैंने पढ़ाया है उनमें अगर आपको कोई भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो उनको कमेंट बॉक्स में डालें, आपको उनको कल रिप्लाई मिलेगा।